Hello everyone, I am Mamta Nikam Matkar and welcome back to my YouTube channel. We are seeing what is linear differential equation with constant coefficient. और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं what is particular integral shortcut method. Basically, how to find particular integral using shortcut method. पिछले कुछ वीडियोस में हमने देखा है how to find complementary function, how to find particular integral with general method. आज हम देखने वाले हैं shortcut methods क्या क्या है. तो चलो शुरू करते हैं आज के टॉपिक के साथ. So, what are the shortcut methods? So, depending on the function type, you can decide what can be the value of particular integral. तो उसमें से फर्स्ट फंक्शन क्या है? फर्स्ट फंक्शन सपोज हमारे पास है f of x is equal to e raised to ax, मतलब एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है. तो अगर एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो yp का क्या होगा फॉर्म? yp होगा दैट इज पर्टिकुलर इंटीग्रल को ही दिया जाता है, डिनोट किया जाता है एज yp. yp इज गिवन एज 1/5 ऑफ d e रेज टू ax. बेसिकली जब हमारे पास इक्वेशन होती है phi ऑफ d y इक्वल्स टू f ऑफ x, तो phi ऑफ d इक्वल्स टू 0 इक्वेट करने पर हमें क्या मिलता है? yc, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मिलता है. और पूरी इक्वेशन को कंसिडर करने पर हमें मिलता है क्या? हमें मिलता है yp. तो yp 1/5 ऑफ d ऑन दिस फंक्शन f of x जब ऑपरेट करते हो तो हमें मिलता है yp, दैट इज पर्टिकुलर इंटीग्रल. ये हमने ऑलरेडी पिछले वीडियो में देख लिया है. सो यहाँ पे अभी डिपेंडिंग ऑन द फंक्शंस शॉर्टकट मेथड्स yp कैसे शॉर्ट में फाइंड आउट करना है वो देखेंगे. सो सपोज अभी हमारे पास एक फंक्शन दिया है जो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म. तो ये होगा yp इज इक्वल टू 1/5 ऑफ d इंटू e रेज टू ax. तो e रेज टू ax जब भी होता है हम क्या करते हैं? हम d को रिप्लेस करते हैं a के साथ. हम इस phi ऑफ d में d को रिप्लेस करेंगे a के साथ, तो हमारा yp का फॉर्म हो जाएगा 1/phi ऑफ a e रेज टू ax, प्रोवाइडेड द कंडीशन इज phi ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0. अगर ऐसी केस आती है जहाँ पे हम ऑब्जर्व करते हैं कि phi ऑफ a इक्वल्स टू 0 आता है, तो ये phi ऑफ a इक्वल्स टू 0 आ गया, मतलब ये हो गया केस ऑफ फेलियर. एंड जब ये केस ऑफ फेलियर हो गया तो ये रिजल्ट तो नहीं देगा, क्योंकि 1/0 ये होगा इन्फिनिटी, तो ये रिजल्ट नहीं देगा. तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं? हम इस phi ऑफ d को क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे. और ऐसे केस में yp हो जाएगा, फिर yp हो जाएगा x/phi डैश ऑफ d e रेज टू ax, और फिर d को रिप्लेस करेंगे तो ये होगा x/phi डैश ऑफ a e रेज टू ax. ये है अगेन व्हाट इज द कंडीशन? phi डैश ऑफ a इज नॉट इक्वल्स टू 0. अगर हमें ऑब्जर्व होता है कि फिर से phi डैश 0 आ गया तो फिर से वो केस ऑफ फेलियर हो गया. फिर से केस ऑफ फेलियर हो गया तो yp फिर से लिखेंगे x² डबल डैश, मतलब और एक बार डिफरेंशिएट करेंगे. अभी देखो जितनी बार डिफरेंशिएट करोगे उतनी बार एक x मल्टीप्लाई होते जाएगा. ठीक है, ये कैसे मल्टीप्लाई हो रहा है? बेसिकली हम जब इसे सॉल्व करते हैं, जब हम phi d ऑफ y f ऑफ x इक्वल को हम जब सॉल्व करते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड के साथ, जो हमारा फॉर्मूला है y इक्वल्स टू e रेज टू x इंटीग्रल ऑफ इंटीग्रल p dx yp देन q इंटू ई रेज टू इंटीग्रल p dx. ये जो फॉर्मूला है इसके हिसाब से जब सॉल्व करते हैं तब ये x आ जाता है. सो फॉर्मूला में हम डिस्कस करते वक्त ये जो x मेंशन कर रहे हैं वो इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बेसिस पे आता है. ठीक है. सो जब हम अभी देखो जब phi ऑफ डैश ऑफ a जब 0 आ गया ऐसे दिख रहा है, तो फिर से वो केस ऑफ फेलियर हो गया. तो phi डैश ऑफ a 0 है, तो अगेन एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो ये होगा x² इंटू phi डबल डैश ऑफ d e रेज टू ax. दैट इज ये इक्वेशन हो गई x² phi डबल डैश ऑफ a e रेज टू ax. ये तब तक करते जाना है जब तक हमारा ऑब्जर्व ना हो कि डिनोमिनेटर एक नॉन जीरो टर्म आ जाए. जब नॉन जीरो टर्म आ जाएगी वहां पे हमें स्टॉप करना है. ठीक है, ये था फर्स्ट एक्स फंक्शन, दैट इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन. सपोज अभी हमें दिया है एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन. ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से साइन ऑफ द फॉर्म से साइन ax प्लस b और cos ax प्लस b. तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए
क्या होगा, yp होगा, yp हमारे पास है 1/5 ऑफ d, एक्चुअली फाई ऑफ डी फॉर्म f ऑफ x होता है, बट जब हमारे पास फंक्शन एज साइन एंड कोसाइन होता है तब हम पर्टिकुलरली इस फंक्शन का डी स्क्वायर पे फोकस करेंगे। साइन से ax प्लस b फॉर्म है, ठीक है, और इस फंक्शन में जो डी स्क्वायर की टर्म है उस डी स्क्वायर की टर्म को हम रिप्लेस करेंगे माइनस ए स्क्वायर। अभी ध्यान से देखो, ये माइनस अलग है और ये ए स्क्वायर की टर्म अलग है। माइनस ऑफ ए होल स्क्वायर का मीनिंग अलग होता है और माइनस ए स्क्वायर का मीनिंग अलग होता है। तो हम डी स्क्वायर को रिप्लेस क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम डी स्क्वायर को रिप्लेस कर रहे हैं माइनस ए स्क्वायर। तो जब माइनस ए स्क्वायर से रिप्लेस करेंगे तो yp का फॉर्म हो जाएगा 1/5 ऑफ माइनस ए स्क्वायर साइन ax प्लस b। हम किसे रिप्लेस कर रहे हैं, हम डी स्क्वायर को रिप्लेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो d की टर्म होगी वो वैसे ही प्रेजेंट रहेगी, उसमें कुछ चेंज नहीं होगा। ओके, व्हेन इज दिस कंडीशन satisfied? Provided phi dash of minus a square is not equals to 0। अगर हमें ऑब्जर्व होता है कि फाई डैश ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू 0 है, ये टर्म 0 हो रही है, तो क्या हो जाएगा, फिर से यही जैसे फर्स्ट फंक्शन के लिए अप्लाई हो गया वैसे ही रूल अप्लाई होगा। इफ यू ऑब्जर्व फाई डैश ऑफ माइनस ए स्क्वायर इज 0, इट इज अगेन अ केस ऑफ फेलियर। एंड फिर से हम क्या करेंगे, इसे डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएट करेंगे मतलब एक एक्स मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा फाई डैश ऑफ डी स्क्वायर, ये साइन ax प्लस बी। अभी फिर से डी स्क्वायर की टर्म में क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, माइनस ए स्क्वायर, तो y भी हो जाएगा x अपॉन फाई डैश ऑफ माइनस ए स्क्वायर साइन ax प्लस बी। तो यहाँ पे अगर साइन की जगह हमारे पास होता सपोज कॉस, इस साइन के जगह होता से कॉस ऑफ ax प्लस बी, तो भी रूल क्या रहेगा, सेम रहेगा। डी स्क्वायर को हम रिप्लेस करेंगे माइनस ए स्क्वायर के साथ। जो सिर्फ डी स्क्वायर को रिप्लेस कर रहे हैं हम, डी को नहीं, डी की टर्म वैसे ही टर्म रहेगी, ठीक है। ये आई होप ये आप सबको समझ में आ गया है। नेक्स्ट मूव ऑन टू नेक्स्ट फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन सपोज है हाइपरबोलिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में हमने देख लिया, अभी हाइपरबोलिक फंक्शन से साइन हाइपरबोलिक एंड कोसाइन हाइपरबोलिक है। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, सी ट्रिग्नोमेट्रिक के लिए हमने डी स्क्वायर को रिप्लेस किया माइनस ए स्क्वायर के साथ, और जब हाइपरबोलिक फंक्शन होता है तब हम डी स्क्वायर को रिप्लेस करते हैं पॉजिटिव ए स्क्वायर के साथ। फर्क सिर्फ इतना ही है। तो क्या है, जब हम ट्रिग्नोमेट्री होता है फंक्शन, हम डी स्क्वायर को रिप्लेस करते हैं माइनस ए स्क्वायर के साथ, हम डी स्क्वायर को रिप्लेस करते हैं माइनस ए स्क्वायर के साथ, और जब हम हाइपरबोलिक होता है तब हम डी स्क्वायर को रिप्लेस करते हैं ए स्क्वायर के साथ। तो इस रिप्लेसमेंट के साथ yp जो है वो है, हम कंसिडर कर रहे हैं सिर्फ डी स्क्वायर की टर्म साइन हाइपरबोलिक ax प्लस बी। ऑन दिस सब्स्टिट्यूशन ये होगा 1/5 ऑफ ए स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक ax प्लस बी। Again, when is this possible? Provided the condition phi of a square is not equals to 0. Again, if phi of a square is equals to 0, if it is a case of failure, तो फिर से हम क्या करेंगे, yp x मल्टीप्लाई होगा और इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, तो डेरिवेटिव की टर्म में हम डी स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे। तो ये इक्वेशन हो जाएगी x अपॉन फाई डैश ऑफ ए स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक ax प्लस बी, ठीक है। आई होप ये टर्म समझ में आ गया। अभी नेक्स्ट फंक्शन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट फंक्शन सपोज है x रेज टू m। x रेज टू m मतलब ये अलजेब्रिक फंक्शन के फॉर्म में जाता है। कौन सा फॉर्म है ये, से अलजेब्रिक फंक्शन का फॉर्म। तो अगर एक फंक्शन दिया है जो अलजेब्रिक फॉर्म में है, तो ऐसे केस में जब हम इक्वेट करेंगे तो yp एक्चुअली क्या है, yp है 1/5 of dx raised to m, correct, 1/5 of dx raised to m, that is phi of d inverse x raised to m, ऐसे भी लिख सकते हैं। Provided what, provided this m is greater than 0, provided the condition m is greater than 0। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, हम इस phi dash of d को expand करते हैं, expand this phi of d inverse in ascending powers।
in ascending powers of d up to what? Up to the highest power of d, up to the highest power of d, which is d of d is m, मीन्स हाईएस्ट पावर ऑफ d कैसे डिसाइड करोगे? डिपेंडिंग ऑन ये x की पावर, ये x रेज टू जितने हाईएस्ट पावर x स्क्वायर है तो हमें सेकेंड डेरिवेटिव की मिलेगी टर्म, थर्ड डेरिवेटिव ऑब्वियसली जीरो होने वाला है, तो हम उतने ही एक्सपांड करेंगे जितने की हमें पावर अलजेब्रिक पावर में हाईएस्ट पावर होगी। तो x क्यूब प्रेजेंट होगा तो हम d क्यूब तक इक्वेट करेंगे, बाकी के टर्म लाइकली नहीं लिखेंगे। सो बेसिकली ये एक्सपांड करना है, मतलब क्या करना है, इसको बेसिकली ये जो फाई ऑफ डी को है, इस फाई ऑफ डी को हमें इस फॉर्म में लाना है, इधर 1 प्लस एक्स के फॉर्म में लाना है या फिर 1/1 माइनस एक्स के फॉर्म में लाना है। इस फॉर्म में लाके हम इसे इक्वेट करेंगे। तो बेसिकली 1/x का फॉर्मूला क्या होता है? 1/x का स्टैंडर्ड एक्सपांशन होता है जो कि दिया जाता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स के लिए होता है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब एंड सो ऑन। वेराज 1/1 माइनस एक्स का स्टैंडर्ड एक्सपांशन होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब एंड सो। तो बेसिकली जो भी तुम्हारा फाई डी होगा 1/5d होगा, उसको 1/1 प्लस एक्स या फिर 1/1 माइनस एक्स के फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है और फिर ये स्टैंडर्ड एक्सपांशन यूज करना है। स्टैंडर्ड एक्सपांशन 1/1 प्लस एक्स का फॉर्म होगा तो 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब रहता है, वेराज अगर 1/1 माइनस एक्स होगा तो फॉर स्टैंडर्ड एक्सपांशन रहता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। तो अकॉर्डिंगली हमारे रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, ये थे फंक्शंस। क्या है फंक्शंस? फंक्शंस हमने कौन से फंक्शंस डिस्कस किए? शॉर्टकट मेथड में हमने डिस्कस किया हाउ टू फाइंड particular integral whenever the function is of the form trigonometric, exponential, hyperbolic and algebraic. ठीक है, there are few more functions we can discuss. Let's move on further to v function के लिए। सपोज हमें फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे? सॉरी, so now suppose the function is of the form e raised to ax into v, where what is this v? v is a function of x. okay, तो ऐसे केस में हमारा फाई ऑफ डी वाई पी क्या होगा? एक्चुअली 1/5 ऑफ डी ई रेस टू ए एक्स इंटू वी होगा। तो हम क्या करेंगे ऐसे केस में? ई रेस टू एक्स वी विल टेक इट आउटसाइड, बट साइमल्टेनियसली इस d में चेंज होगा एज d प्लस ए इंटू वी। सो ई रेस टू ए एक्स इंटू वी अगर फंक्शन होगा तो फॉर्मूला वाई पी का फॉर्म हो जाएगा ई रेस टू ए एक्स इंटू 1/5 ऑफ डी प्लस ए इंटू वी। डिपेंडिंग ऑन वी वॉट एवर इज द फंक्शन ऑफ एक्स, हम वो उसे ऑपरेट करेंगे। मतलब क्या होगा यहाँ पे? ये ए वी क्या हो सकता है तुम्हारा? वी हो सकता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी हो सकता है, और यू कैन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी हो सकता है, और अलजेब्रिक भी हो सकता है। ठीक है, second next is suppose a function is of the form x into v, so again v is what? Again v is a function of a function of x, so yp हो जाएगा, yp is 1/phi of d into f of x। तो हमारे पास यहाँ पे f of x है x into v, so we have a straightforward result or you can say formula for this type of function, that is x minus 1/phi of d into phi dash of d into 1/phi of dv। so f of x के लिए होता है f of x 1/phi of d f of x के लिए x into v अगर फंक्शन होगा तो फॉर्मूला है x minus 1/phi of d into phi dash of d होल मल्टीप्लाइड बाय 1/phi of d into v। मतलब करना क्या है? यहाँ पे हम पहले ऑपरेट करेंगे ये phi of d upon on this v, then on whatever this new function f of x we will be obtaining, उस पे से g of x, उस पे ये phi dash ऑपरेट होगा, फिर से हमें एक नया फंक्शन मिलेगा x का,
तो उस पर ये 1/5d ऑपरेट होगा and then x minus whatever the obtained result it is. Okay, and the last form of the function, that is x raised to m into sin ax and x raised to n into cos ax. ऐसे अगर होगा फंक्शन तो बेसिकली ये जो फंक्शन है यहाँ ये the result is in the form of complex form. x raised to n and ax sin ax and x raised to n cos ax का रिजल्ट होता है in complex form. कैसे होता है ये रिजल्ट कॉम्प्लेक्स फॉर्म में? सी, गिवन अ फंक्शन 1/5 ऑफ d फॉर्म हो जाएगा, yp हो जाएगा 1/5 ऑफ d x रेज टू n into sin ax. So this sin ax basically we can represent as let's give this x raised to n as it is. Sin ax is actually sin ax plus or you can say sorry cos ax plus I times sin ax. ओके, के टेम्पररी हम कंसिडर करते हैं एक्स कॉस एक्स प्लस साइन ए एक्स का फॉर्म. तो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स मतलब क्या होता है? ई रेस टू आई ऑफ ए एक्स 1/5 ऑफ डी इंटू एक्स रेस टू एन ई रेस टू आई ऑफ ए एक्स इंटू. सो ये क्या हो जाएगा? ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो जाएगा एंड दिस इज एक्स रेस टू एन मतलब ये हो जाएगा ई रेस टू ए एक्स इंटू बी फॉर्म एंड बाई ई रेस टू ए एक्स इंटू बी फॉर्म जो हमने देखा ये हम लिख सकते हैं e raised to I of ax into 1/5 of simultaneously d में replace होगा d plus I of a into x raised to n. So in general the general form जब हम consider करते हैं ये 5 cos of ax plus I sin ax के लिए ये क्या हो जाता है? e raised to I of ax into 1/5 of d plus ia into x. सो पर्टिकुलरली जब x साइन के लिए हम बात करते हैं तो साइन इज व्हाट? साइन इज एक्चुअली द इमेजिनरी पार्ट एंड कॉस इज व्हाट? द रियल पार्ट इन अ कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट? a प्लस आई बी हम a इज रियल पार्ट, b इज द इमेजिनरी पार्ट. सो द फॉर्मूला फॉर साइन हो जाएगा 1/5 ऑफ d x रेज टू n साइन ए एक्स का फॉर्मूला हो जाएगा imaginary part of 1/5 of d x raised to m x raised to n into sin ax. That is nothing but what? Imaginary part of e raised to I of ax into 1/5 of d plus I into a x raised to n. And similarly for cos के लिए क्या होगा? x raised to n cos of ax होगा तो ये हो जाएगा रियल पार्ट ऑफ 1/5 of d x raised to n cos ax. That is nothing but real part of e raised to I of ax into 1/5 of d plus I of a x raised to n, and hence the result will be obtained. I hope all these shortcut methods are clear to everyone. हमने टोटल 7 शॉर्टकट मेथड्स डिस्कस किए. उसमें ये बेसिक्स क्या है? फर्स्ट एक्सपोनेंशियल डिस्कस किया, फिर ट्रिग्नोमेट्री, then hyperbolic function, then where we have a combination of function that is e raised to x into b and x into b, and the last one that is a complex form actually cos of ax plus I sin ax का form जहाँ पे x raised to n sin x का individual result is provided by imaginary part and cos x के लिए real part. Okay, let's move on further. Let's discuss a few examples where based on this particular shortcut methods. So the question says find a particular integral of this equation. तो इस इक्वेशन के लिए हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करना है. तो पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए हमें ज़रूरत क्या होती है? बेसिकली पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए हमें ज़रूरत होती है व्हाट इज फाई ऑफ डी एंड व्हाट इज एफ ऑफ एक्स. सो दिस इक्वेशन इज योर फाई ऑफ डी एंड दिस इज योर फंक्शन. तो फंक्शन क्या दिया है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिया है. तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में हम क्या करते हैं? एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए रूल क्या होता है? yp होता है 1/5 ऑफ d e raised to ax. तो हम d को रिप्लेस करते हैं क्या? Here d is replaced as a and hence it becomes phi of a into e raised to ax.
So this rule we will apply here. So what is phi of d? Phi of d here is d cube plus 4d. ये तुम्हारा phi of d. So therefore particular integral yp क्या हो जाएगा? yp हो जाएगा 1 upon phi of d f of x, that is 1 upon d cube plus 4d into e raised to 3x the function दिया. तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है? यहाँ पे a की वैल्यू है, if you compare a की वैल्यू है 3, e raised to ax से कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू है 3. तो हम d को रिप्लेस करेंगे, we will be replacing d as 3. So d को रिप्लेस कर रहे हैं 3 से, तो therefore yp क्या हो जाएगा? yp हो जाएगा 1 upon 3 क्यूब प्लस 4 इंटू 3 e raised to 3x. So ये होगा 1 upon 3 क्यूब that is 9 plus 4 3s are 12 into e raised to 3x. So finally yp that is particular integral क्या मिल गया? 12 plus 9 that is 21 e raised to 3x. This is the required particular integral for this given equation. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है जहाँ पे यू आर सपोज टू फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रल फॉर डी स्क्वायर प्लस 4y इक्वल्स टू साइन 2x. तो साइन 2x मतलब ये है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. सो हमने देखा yp अगर फाई ऑफ d साइन ऑफ ax प्लस b होगा तो हम क्या करते हैं? पर्टिकुलरली डी स्क्वायर को रिप्लेस करते हैं हम एज फाई ऑफ माइनस ए स्क्वायर. तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे? डी स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे. सो डी स्क्वायर को रिप्लेस करना है तो पर्टिकुलर इंटीग्रल इज yp इज इक्वल टू 1 अपॉन फाई ऑफ d साइन 2x. तो फाई ऑफ d है हमारे पास d स्क्वायर प्लस 4 साइन 2x. सो इफ यू कंपेयर यहाँ पे a की वैल्यू क्या है? यहाँ पे a की वैल्यू है हमारे पास 2 साइन ax प्लस b, तो a की वैल्यू है 2. तो हम क्या रिप्लेस करते हैं? हम d स्क्वायर को रिप्लेस करते हैं माइनस a स्क्वायर. तो ये हो जाएगा माइनस 2 स्क्वायर दैट इज माइनस 4. तो डी स्क्वायर को हम रिप्लेस करेंगे एज माइनस 4. सो जब डी स्क्वायर को माइनस 4 से रिप्लेस करेंगे देयरफॉर yp हो जाएगा 1 अपॉन माइनस 4 प्लस 4 साइन 2x. बट इफ यू ऑब्जर्व नाउ द डिनोमिनेटर पार्ट, the denominator here is equals to 0. Therefore this is case of failure. And when we have a case of failure, what we do? We differentiate the denominator. When we have case of failure, हम क्या करते हैं? x के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और फाई डैश ऑफ डी स्क्वायर डिफरेंशिएट, फाई डे को डिफरेंशिएट करते हैं. ओके, सो एज पर दिस रूल ये क्या हो जाएगा नाउ? देयरफॉर yp हो जाएगा x अपॉन फाई d का डेरिवेटिव फाई डैश ऑफ d क्या होगा? x सॉरी इंटू साइन 2x है ये, तो ये होगा x अपॉन फाई डैश d, मतलब ये होगा 2d, d स्क्वायर का डेरिवेटिव 2d, 4 का डेरिवेटिव 4 कांस्टेंट है तो 0 साइन 2x. नाउ सी here there is no d square term now present, there is only d term, and whenever we have trigonometric function we do not substitute for d, we just substitute for d square. तो यहाँ पे तो substitution कुछ होगा नहीं, but this is what, this is nothing but it is x upon 2 into 1 upon d sin x. And remember one thing, 1 upon d का मीनिंग क्या होता है? c. d का मीनिंग होता है डेरिवेटिव, d का मतलब होता है डेरिवेटिव, तो 1 अपॉन d का मतलब होता है इंटीग्रेशन. तो ये क्या है? इंटीग्रेशन. तो यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड रिजल्ट आ जाएगा. अभी yp हो जाएगा x अपॉन 2 एज इट इज इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x. तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ साइन होता है कोसाइन, तो x अपॉन 2 एज इट इज इंटू कॉस 2x अपॉन 2. तो फाइनल रिजल्ट होगा x cos 2x अपॉन 4. ये होगा तुम्हारा रिक्वायर्ड पर्टिकुलर इंटीग्रल. आई होप ये एग्जाम्पल सबको समझ में आ रहे हैं. लेट्स डिस्कस वन मोर एग्जाम्पल. नाउ इफ यू ऑब्जर्व द फंक्शन, द फंक्शन फॉर्म इज अलजेब्रिक फंक्शन. और अलजेब्रिक फंक्शन में हमने क्या देखा था? जब एक अलजेब्रिक फंक्शन होता है से x रेज टू m फॉर्म, x रेज टू m फॉर्म में हम 1 अपॉन फाई d को हम चेंज करते हैं एज 1 अपॉन 1 प्लस एक्स या फिर 1 माइनस एक्स के फॉर्म में, और उसके पर्टिकुलर स्टैंडर्ड सीरीज 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब या फिर
1 प्लस एक्स स्क्वायर ये ऑपरेट या फाइंड आउट करके उस पर ऑपरेट कर। तो यहाँ पे इक्वेशन होगा, सॉरी, पर्टिकुलर इंटीग्रल yp होगा 1/5 ऑफ d, दैट इज 1/5 of d into x square plus x, that is the function. तो 1/5 of d क्या है, d square plus 1 into x square plus x. तो हमें phi of d को क्या लिखना है, phi of d को एक्सप्रेस करना है इधर 1/1 plus x या फिर 1/1 minus x. तो यहाँ पे तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, देखो जस्ट प्लेसेस चेंज कर दिए, d square plus 1 को 1 plus d square लिख सकते, तो ये होगा 1 plus d square into x square plus x, राइट. सो ये किसका फॉर्म हो गया, ये हो गया फॉर्म 1/1 plus x, and we know the standard expansion 1/1 plus x का स्टैंडर्ड एक्सपेंशन होता है 1 minus x plus x square minus x cube and so on. और हमने क्या बोला, देखा है, हमने देखा है कि ये कहाँ तक एक्सपांड करना है, जितने तुम्हारी x की हाईएस्ट पावर होगी उतने तुम्हें यहाँ पे d की हाईएस्ट पावर लेनी है. तो x की हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पे 2 है, तो हमें एक्सपांड करना है अप टू d स्क्वायर. अगर x की हाईएस्ट पावर 3 होती, हमें एक्सपांड करना होता d क्यूब तक. ये ध्यान में रखना है, ठीक है. सो इससे क्या बचेगा, टाइम ज्यादा कंज्यूम नहीं होगा और सॉल्यूशन मिल जाएगा. सो therefore now coming back to the solution 1/5 yp क्या होगा, according to this standard result ये होगा 1 minus d square plus d square का square and so on. अभी इसके आगे की टर्म्स वैसे भी लिखने की जरूरत, ये टर्म भी लिखने की जरूरत नहीं थी, क्यों, क्योंकि इसकी पावर होने वाली है d⁴ एंड ऑब्वियसली d⁴ 0 होने वाला है. सो ये क्या हो जाएगा, ये होगा 1 minus d square, that's it, which is required the highest power into x square plus x. So ये होगा 1 into this whole term, तो x square plus x minus d square into x square plus x. So x square plus x minus d का मतलब होता है डेरिवेटिव, तो d square का मतलब होगा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव. तो x square का फर्स्ट डेरिवेटिव होगा 2x, सेकेंड डेरिवेटिव होगा 2, तो इस d स्क्वायर का x स्क्वायर हो जाएगा 2 माइनस एन प्लस विल बी माइनस d स्क्वायर, x का डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव 1, 1 का सेकेंड डेरिवेटिव 0, तो आगे की टर्म तो आएगी नहीं है, तो 0 होगी, रहेगा ये इक्वेशन. तो फाइनली yp क्या मिल गया, yp हमें मिल गया x स्क्वायर प्लस x माइनस 2. ये हो गया तुम्हारा रिक्वायर्ड पर्टिकुलर इंटीग्रल फॉर this given linear equation. So basically जब हम linear equation solve करते हैं, हमने solution में देखा जनरल solution का फॉर्म होता है, जनरल solution का फॉर्म होता है y equals to yc plus yp. तो हमने यहाँ पे जस्ट हमने फोकस किया इन एग्जांपल्स पे पर्टिकुलर इंटीग्रल पे फाइंड आउट करने पे, बट एक्चुअली यहाँ पे रिक्वायर्ड क्या है, तुम्हें yc भी फाइंड आउट करना है. yc कैसे फाइंड आउट करना है ये ऑलरेडी हमने पिछले वीडियो में देख लिया है. सो उसके उस हिसाब से हमें yc फाइंड आउट करना है. yp अकॉर्डिंग टू दिस शॉर्टकट मेथड्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं डिपेंडिंग व्हाट टाइप ऑफ फंक्शन इट इज, एंड दैट विल गिव अस द जनरल सॉल्यूशन y. तो ये था आज का वीडियो, दैट इज वेयर वी डिस्कस्ड shortcut methods to find just y particular integral of linear equation. I hope आज का ये वीडियो सबको समझ में आ गया है. मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे नए टॉपिक के साथ बेस्ड ऑन linear differential equation. That is the third method, that is variation of parameter. तब तक के लिए please keep watching on my videos on my YouTube channel. Thank you.